मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। कोविड-19 के कारण रोज कहानियां अलग अलग पोर्टल्स पर चलती हैं। हर कहानी ऐसी होती है कि आपका दिल टूट जाता है। आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो जो हम बार बार बात करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, क्या हम वाकई एक दूसरे के लिए जी रहे हैं? वो जो हम बार बार बात करते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए जबरदस्त जज्बा है, क्या हम में वाकई एक दूसरे के लिए जबरदस्त जज्बा है? अगर वाकई एक दूसरे के लिए जबरदस्त जज्बा है, अगर वाकई हम वो लोग हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती, अगर उनका पड़ोसी या उनका जान पहचान वाला कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर जो दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, जो कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, वो नहीं मिलनी चाहिए थी। हम सुनते हैं कि दो बेटों ने अपनी मां खोई और आज फोन पर उन्होंने सिर्फ ये बात मुझे कही कि जो बाईपैप की मशीन हमें किसी ने लाकर दी थी और जिस बाईपैप की मशीन का इस्तेमाल करके हमने कोशिश की थी कि हमारी मां बच जाए, आज अस्पताल से फोन आया कि आप यहां से बाईपैप मशीन लेकर गए हैं, आप वो बाईपैप मशीन हमें वापस कर दीजिए। यानी अभी इनका दुख, इनकी तकलीफ इन बच्चों की कम नहीं हुई है और पीछे से अस्पताल का फोन आ गया कि जनाब बाईपैप मशीन वापस कीजिए। जो ही ये इन दो बच्चों से मेरी बात हुई, मुझे वो दृश्य याद आ गए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे किसी परिजन की मौत हो गई और मेरे हाथ में डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी को मैं गाड़ी में डालने लगा और गाड़ी में मैंने डाल दिया। गाड़ी चलने वाली थी, एम्बुलेंस चलने वाली थी, गेट बंद हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल है, जम्मू का प्राइवेट हॉस्पिटल है। नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे लोग उस अस्पताल से जुड़े हुए बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने जब नीचे उतर के पूछा कि भाई गेट क्यों बंद किया गया, साहब अंदर जाइए, 500 रुपया देना है आपने, वो अभी दिया नहीं आपने। मैंने कहा भाई मैं इसी शहर का रहने वाला हूं, मैं एक अपने परिवार का मेरा व्यक्ति जो है उसकी मौत हुई है, मैं उसको लेकर जा रहा हूं, मैं कहां भाग जाऊंगा? और जिसका ये अस्पताल है, जो इस अस्पताल में डॉक्टर है, जो मेरे पेशेंट को देख रहा था, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या है? क्या आपकी समझ में भी नहीं आ रहा कि किसी आदमी की मौत हुई, इतनी संवेदना भी आपके अंदर नहीं? उन्होंने मुझे कहा मुझे ये सब चीजें नहीं पता। मैं अंदर गया, 500 रुपये दिए और उसके बाद जाकर अस्पताल का गेट खुला और मैं अपने परिजन को लेकर वहां से निकला। ये एक। दूसरा इंसिडेंट सुनिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में एक और मेरे परिवार का शख्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में एडमिट है, कोविड पॉजिटिव है। मैंने अपने परिवार के जो मेरे लोग वहां पर उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देख रहे थे, मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे ऑक्सीमीटर की रीडिंग की फोटो भेजिए। उन्होंने मुझे ऑक्सीमीटर की रीडिंग की फोटो भेजी। मैंने देखा कि उनकी सैचुरेशन 79 के करीब करीब है, लेकिन उनका हार्ट रेट 143 है। मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन डॉक्टरों के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती होने की वजह से कुछ चीजों की समझ रखता हूं। मैंने फौरन वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फोन किया और मैंने उनको कहा कि मेरे फलां रिलेटिव को टैकिकार्डिया हो रहा है, वो सरकारी अस्पताल के सरकारी बेड के ऊपर हैं, आप जरा जाइए, उन्हें देखिए, किसी डॉक्टर को भेजिए, कार्डियोलॉजिस्ट को भेजिए। उन्होंने कहा बस कर रहे हैं। उसके बाद एक डॉक्टर साहब का नंबर मुझे मिला। मैंने डॉक्टर साहब को फोन करके कहा जनाब रात की 11 बज रहे हैं, पेशेंट का हार्ट रेट 143 है, पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, आप वार्ड में जाइए, जरा उसको देखिए। मुझे कहा गया बस डॉक्टर साहब देख रहे हैं। सुबह तक डॉक्टर साहब नहीं आए। सुबह 8:30 बजे खबर आई कि उनका देहांत हो गया और मैं रात को ही समझ गया था कि उनके लिए ये रात आखिरी रात है। टैकिकार्डिया हो चुका था, डॉक्टर वहां पर थे नहीं, डॉक्टर वहां आ नहीं रहे थे। और अगले दिन उनकी मौत के बाद जब हंगामा हुआ तो एक लोकल नेताजी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने हमारे परिवार के लोगों को समझाया बुझाया और एक इंक्वायरी का वादा किया। इंक्वायरी का वादा हो गया, बात खत्म हो गई। और चूंकि अस्पताल में जब हम जैसे लोग आम आदमी जाते हैं ना, हमको ये माइंड प्रिपेयर करके अस्पताल जाना होता है कि यहां दो ही चीजें होंगी, या तो हमारा परिजन
ठीक ठाक होकर घर वापस आएगा या हम इसकी डेड बॉडी लेकर वापस आएंगे। इसके अलावा तीसरा कोई नतीजा हमारे लिए अस्पताल में नहीं निकलता। और उसके बाद अगर किसी डॉक्टर साहब को ये जहमत उठानी पड़े कि 2-3 बार पेशेंट को देखने आना पड़े, तो वो डॉक्टर साहब आपको ताउम्र ये बताते रहते हैं कि जनाब आपका पेशेंट जब मेरे पास वहां एडमिट था, मैं 4 बार गया था इसको देखने के लिए। उसके बाद जब हंगामा हुआ, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने यह कहा कि इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, जबरदस्त इंक्वायरी होगी इसमें। उसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और उसके 10 दिन के बाद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर के जरिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो उस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के थे, उनको सीएमओ डोडा बना दिया। ये सिस्टम है, ये सिस्टम का काम है। और ये आप देख सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मेरे परिवार का एक और आदमी, ये आज आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूं कि ये सब कुछ होने के बावजूद, सिस्टम की सारी कमियों को झेलने के बावजूद, हम ये मानते हैं कि हमारा सिस्टम कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं कि ये सिस्टम इस बड़ी आपदा से बाहर न निकल सके। उसके बाद मेरे परिवार का वो शख्स, जिस शख्स के साथ सारी दुनिया हमारी जुड़ी हुई थी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, टॉप डॉक्टर्स उनको देख रहे थे, लेकिन टॉप डॉक्टर्स को इंटरवेंशन करनी है कि नहीं करनी है, यह फैसला करने में 3 दिन लग गए। और उन 3 दिनों के अंदर अंदर मेरे घर का वो शख्स हार्ट फेलियर की स्टेज पर पहुंच गया। यहां से हमने शिफ्ट किया, बहुत दौड़ धूप की, कुछ नहीं हुआ। वो हमारे घर का वो शख्स भी हमसे जुदा हो गया। और जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पंचकुला हरियाणा में एडमिट थे, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे जब उनका देहांत हुआ, देहांत होने से लेकर शाम को 6 बजे तक, तब तक हमें हमारे घर के सबसे अहम शख्स की डेड बॉडी नहीं दी गई जब तक आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, हर दरवाजे पे दस्तक दी, हर तरफ मैसेज भेजा, बड़े से बड़े नेता को टेक्स्ट मैसेज लिखा कि जनाब मेरे घर का सब कुछ यही है, मेहरबानी करके कोई इंटरवेंशन करिए, किसी तरीके से करिए, जल्दी से जल्दी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दीजिए। नेगेटिव होगी तो हम घर लाएंगे, पॉजिटिव होगी तो फिर हम जानते हैं कि क्या होगा। किसी ने कोई मदद नहीं की। और मदद करने वाला जो शख्स था वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। वो मदद करने वाला शख्स लाइजन अफसर था चंडीगढ़ हाउस का, डॉक्टर इंद्रजोत सिंह, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस शख्स ने जितने उसके कॉन्टैक्ट्स थे, तमाम कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया और ये इंश्योर किया कि मेरे घर के उस सबसे इंपॉर्टेंट शख्स की कोविड रिपोर्ट मुझे शाम को 6 बजे तक मिले। और शाम को जब 6 बजे निकलने लगे, गेट पर गार्डू ने भी एक तमाशा किया। उन्होंने कहा प्राइवेट अस्पताल में आए हैं, जो आपके पैसे बनते हैं वो भरे हैं आपने सारे के सारे। मेरा छोटा भाई था, उसने कहा सारे पैसे भरकर आए हैं हम। और उस प्राइवेट हॉस्पिटल का जो सर्वे सर्वा था, वो सर्वे सर्वा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, कार्डियोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। उस सर्वे सर्वा के होते हुए भी ये सब कुछ हुआ। दाएं बाएं सब जगह हम भी चिल्लाए, हम भी चीखे, हमने भी शोर किया, लेकिन किसी ने हमारा शोर नहीं सुना। ये हमारे इस मेडिकल सिस्टम की, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की असलियत है, हकीकत है। अगर सब कुछ यहां पर होता तो अटेंडेंटों को रोना क्यों पड़ता, उनको बिलखना क्यों पड़ता, उनको परेशान क्यों होना पड़ता? कोई जरूरत नहीं थी किसी को। किसी को क्या शौक है किसी की शिकायत करने का? किसी को शौक है क्या कि वो किसी डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल ले? किसी को कोई शौक नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज फिर रिपीट करूंगा, दुकानों के ऊपर जिनकी तख्तियां लगी हुई हैं, जिस बीमारी का इलाज उनको आता है, उस बीमारी वाले पेशेंट को देखने के लिए वो कोविड के इस कोरोना काल में भी घर के अंदर भी देख रहे हैं और तख्ती वाली दुकान के बाहर भी देख रहे हैं।
लेकिन जिस बीमारी में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उस बीमारी में फौरन कहा जाता है जी लोग क्यों बीमार हुए, किसने कहा था शादी में जाने के लिए, किसने कहा था घर से बाहर निकलने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये साफ तौर पर हम ना अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। यूरोप की वो तस्वीरें मुझे आज भी याद हैं। डॉक्टरों के चेहरों के ऊपर मास्कों के निशान थे और निशान इतने भयानक थे कि उनके चेहरे से लगता था कि उन्होंने रातें भी अस्पताल में गुजारी हैं, दिन भी अस्पताल में गुजारे हैं। ये वो जज्बा है जिस जज्बे ने यूरोप को दोबारा खड़ा कर दिया। ये वो जज्बा है जिस जज्बे के कारण यूरोप में आपको डॉक्टरों को लेकर, सर्जनों को लेकर, नर्सेस को लेकर कोई हंगामा किसी हॉस्पिटल में होते हुए ना आप सुनेंगे, ना आप सुनने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हमारे अंदर भी कूट कूट के जज्बा भरा हुआ है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर अपने देश के लिए कूट कूट के जज्बा भरा हुआ है, तो आज तो देश ही कुर्बानी मांग रहा है ना। आज जिसकी आप सेवा करने जा रहे हैं वो इसी देश के लोग तो है ना। तो अगर आपके अंदर देश को लेकर इतना जज्बा है तो जंग के बीच में ये जज्बा नजर क्यों नहीं आ रहा? आप बैटल फ्रंट पर क्यों नहीं हैं? आपको तो बैटल फ्रंट पर होना चाहिए ना, रात दिन, सुबह शाम। लेकिन आप बैटल फ्रंट पर कितना है वो कोविड वार्डों से पेशेंटों के अटेंडेंट सब कुछ बताते हैं। आप कहते हैं आप डिमोरलाइज होते हैं। हम लोग जो अपने घरों से अपने घर के परिजनों को, घर के लोगों को खोते हैं, हम नहीं टूटते होंगे? वो बेटे जिन्होंने अपनी मां खोई वो नहीं टूटे होंगे? वो एक सरदार जी जो मॉर्चरी के बाहर जिन्होंने अपने पिताजी को लेकर बहुत कुछ कहा, वो नहीं टूटे होंगे? वो मेहरा दो भाई जिन्होंने, तीन भाई जिन्होंने अपनी मां को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मॉर्चरी के बाहर आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि उन्हें पीपी किट, ग्लव्स, N95 मास्क दिए जा रहे थे कि अंतिम संस्कार के लिए आप तैयारी करिए। क्या वो नहीं टूटे होंगे? वो सारे परिवार जिनके परिजन इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, CD हॉस्पिटल में, बाकी डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में हैं, क्या वो नहीं टूटते? टूटते हैं साहब, सब टूटते हैं। सबके टूटने का पैमाना अपना अपना है। आपसे उम्मीदें और तवक्का है, आप पर भरोसा है, आप पर यकीन है लोगों को, इसीलिए लोग दौड़े दौड़े आप लोगों के पास आते हैं, दौड़े दौड़े आप लोगों के पास आते हैं। मुझे बहुत सारे दिन याद है और एक वो दिन भी याद है जब मेरे पिताजी सुपर स्पेशलिटी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सुपर स्पेशलिटी पहुंचे, एडमिट हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हूं, आप बेफिक्र रहिए, जाकर अपना काम करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया हूं, अब आप लोग अपना काम कर सकते हैं। ये यकीन और भरोसा मेरे पिताजी को नहीं, लगभग हर शख्स को ये यकीन और भरोसा डॉक्टर्स पर है। लेकिन कोविड-19 के इस भयंकर स्थिति के बीच में अगर आज आप लोग जो स्पिरिट फौज के अंदर होती है, जब दुश्मन देश हमला करता है, यकीन मानिए हम भारतीयों के अंदर वो स्पिरिट अगर आ जाए ना, तो ये कोविड आपको इस यूनियन टेरिटरी के आसपास तो क्या, इस देश के आसपास भी नहीं मिलेगा। क्या वो स्पिरिट आएगा, क्या वो स्पिरिट हम अपने अंदर लाएंगे, ये मुझे और आपको तय करना है।